Namaskar everyone. Today we are going to discuss how to make the case-based economics project as per the CBSE guidelines with a sample project. So वीडियो एंड तक देखिएगा बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पे और कोई इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट बनाने के लिए वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इसमें हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। जो एक विद द सैम्पल प्रोजेक्ट हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक केस बेस्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस विद द सैम्पल प्रोजेक्ट। ऑन लास्ट में बच्चों आप लोगों को मैं वाइबा टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट एक अच्छा बना के और अच्छा वाइबा भी उसका प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इसके अंदर हम एक सैम्पल टॉपिक लेंगे, बाकी आपको ही समझ में आ जाएगा कि आप किसी भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं बिकॉज़ ये अपने आप में एक सैम्पल प्रोजेक्ट होगा। तो इसको देख के आप आपका कोई भी टॉपिक आपकी चॉइस का है उस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को जो है वो मेनली जो है मेन से 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कवर पेज से स्टार्ट करेंगे एंड देन एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूटिव समरी, इंडेक्स, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका होता है बच्चे वो होता है हाउ टू डेवलप द केस स्टडी एंड उसका इकोनॉमिक एनालिसिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो भी हम विद सैंपल डिस्कस करेंगे लास्ट में। कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, बिब्लियोग्राफी, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कवर पेज, हाउ टू प्रिपेयर द कवर पेज। अब देखिए कवर पेज आपको बनाने के लिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो जभी भी हम इकोनॉमिक्स का कवर पेज बनाएंगे तो उसके लिए आप लोगों को बेसिकली जो है वो क्या ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक है आपका वो सबसे टॉप पे आना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट का टॉपिक है वो सबसे पहले आपको टॉप पे लिखना है। जैसे इनका टॉपिक है विकसित भारत 2020 47। तो ये टॉपिक का नेम हो गया। आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है। फिर आप उसमें यहाँ केस स्टडी भी मेंशन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर केस स्टडी आपका जैसे इनका विकसित भारत है तो इसके ऊपर पूरी केस स्टडी है। भाई कई बार क्या होता है जैसे लोग मेक इन इंडिया या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बनाते हैं तो वो बहुत वाइड टॉपिक होता है, तो उसके अंदर पर्टिकुलर केस स्टडी पर्टिकुलर सेक्टर की हो सकती है। सो यू हैव टू मेंशन इन द ब्रैकेट कि केस स्टडी ऑन दिस पर्टिकुलर। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वाइबा होगा उसमें बड़ी हेल्प मिलती है बिकॉज पूरा टॉपिक हम कवर कर नहीं सकते। कई बार बहुत बड़े वाइड टॉपिक होते हैं तो उसको प्रिसाइज करने के लिए हमें टॉप पे ही कवर पेज में हम केस स्टडी मेंशन कर देंगे। सो वाइबा में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पूरे टॉपिक को कवर ना करके पर्टिकुलर केस स्टडी पे लिमिटेड हो जाएंगे। उसके बाद आपके स्कूल का जो लोगो है वो यहाँ आ जाएगा। स्कूल का जो नेम है वो आ जाएगा। यहाँ आप सेशन लिख सकते हैं 2024-25 जो भी सेशन आपका चल रहा है। यहाँ सबमिटेड टू में टीचर और उसका नेम आ जाएगा। सबमिटेड बाय में स्टूडेंट का नेम के अलावा बोर्ड का रोल नंबर। इसमें आपको क्लास का रोल नंबर, क्योंकि आप 12th क्लास के लिए अगर बना रहे हैं तो आपको बोर्ड का रोल नंबर लिखना है। और अगर आप 11th क्लास में केस स्टडी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो यू कैन राइट द क्लास एंड आपके जो क्लास के रोल नंबर है वो लिख सकते हैं। उसके बाद ये सारा बेसिक हो गया। नाउ इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यू कैन डू द ड्राइंग्स, डूडल्स रिलेटेड योर टॉपिक। जो भी आप इसमें कुछ कलर प्रिंट आउट्स, पिक्चर्स कुछ भी अगर आप लगा रहे हैं वो ध्यान रखिए कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हो और ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना, बिल्कुल लिमिटेड इसमें ड्राइंग्स डूडल्स करके बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग। तो इस तरीके से देखो एक बहुत अच्छा कवर पेज हम बनाया जा सकता है जो आपके पास एक सैंपल। ऐसे किसी भी टॉपिक पे आप बनाने के लिए फॉर्मेट आपको ये रखना है ना। अब इसका सेकंड पार्ट आता है बच्चे, दैट इज एक्नॉलेजमेंट अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्नॉलेजमेंट के लिए क्या होता है, आपको एक सेट लैंग्वेज होती है वो एज इट इज़ यू कैन कॉपी। ये आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। बस इसमें आपको क्या करना होता है, नेसेसरी चेंजेस करने, जैसे फॉर एग्जांपल नेम ऑफ स्टूडेंट, इसके अलावा टॉपिक का नेम। देन उसके बाद में लास्ट में एक्नॉलेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि बिल्कुल एंड में आपको बॉटम पे जाके आपका नेम और सिग्नेचर, बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्नॉलेजिंग कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है वो आपका ओरिजिनल वर्क है, इसलिए आपका सिग्नेचर और आपका नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आपको फॉर्मेट आप ये एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट कैसे प्रिपेयर करना है उसका भी आपको सैंपल मिल गया ना। उसके बाद में आता है बच्चे सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट इस प्रोजेक्ट का अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज इसके अंदर आपके इंटरनल टीचर का भी सिग्नेचर होता है। और अगर आप 12th क्लास में हैं
तो फिर आपके सीबीएसई अपॉइंट करते हैं एक्सटर्नल टीचर, उसका भी। तो यहाँ एक्सटर्नल टीचर का एग्जामिनर आ जाएगा, इंटरनल टीचर, दोनों के सिग्नेचर होंगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर आप 11th क्लास के लिए करें तो बस इंटरनल टीचर और आपके स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसका भी एक फॉर्मेट है जो आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। बस इसमें भी आपको क्या करना है, नेसेसरी चेंज करना है, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, आपके टॉपिक का नेम, बाकी जो फॉर्मेट है वो एज इट इज़ आप लैंग्वेज में कॉपी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आपके फ्यूचर में भी काम आ सकता है, जैसे आगे आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है कॉलेज में और उसके बिहाफ पे आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो पोर्टफोलियो के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सर्टिफिकेट जो है आप अपने पास रख सकते हैं, फ्यूचर में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और आप दिखा सकते हैं कि मैंने स्कूल लेवल पे ऐसा प्रोजेक्ट बनाया और उस पे मेरे को ये एप्रिसिएशन मिला। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आगे भी आपके काम आ सकता है ना। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी। नाउ बाय नेम इज क्लियर, समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। ये पेज आपका बिल्कुल लास्ट में तैयार होगा। पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद इसको स्टार्ट करना है और इसको कोशिश करिए कि आप 5 पैराग्राफ में करिए, बिकॉज आप पूरे प्रोजेक्ट की समरी लिख रहे हैं। तो पूरे प्रोजेक्ट की समरी लिखेंगे तो वो पूरे प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया कि आपने टॉपिक, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, यही टॉपिक आपने क्यों लिया, तो उसका ऑब्जेक्टिव एम बता दीजिए आप। देन सेकंड पैराग्राफ में आप स्टेप्स, आपके पूरे प्रोजेक्ट में जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हुई है उन सबको आप कवर कर सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ में अपनी जो केस स्टडी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर 6 मार्क्स, 12, देखो फाइल जो होती है वो 12 मार्क्स की होती है, उसमें 6 मार्क्स केवल केस स्टडी का होता है, तो इसलिए उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ में बता दिया। देन उसके बाद में जो आप पूरा एक पेज तैयार करेंगे कंक्लूजन का, उसमें जो आपको हाईलाइट करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जो आपके ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो भी आप एक पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। एंड लास्ट में जो आप एक इकोनॉमिक स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू रिकमेंड, यू आर गोइंग टू सजेशन, आपके जो सजेशंस होते हैं वो सारे जो है वो भी आप एक पूरा पेज तैयार करेंगे आगे, बट यहाँ उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको हाईलाइट करना है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं ना। उसके बाद तो इस तरीके से पूरा एक सैंपल आप जो है एग्जीक्यूटिव समरी कैसे बनानी, इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, जो आपके पास सैंपल है ना। उसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स आप अपने हिसाब से, इंडेक्स का मतलब ये होता है कि भाई जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है, उसके पेज नंबर, इस तरीके से इन्होंने बड़ा क्रिएटिव सा बनाया इंडेक्स। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इंडेक्स, सिंपल एक टेबल बना के उसमें भी आप टॉपिक के नेम लिख के पेज नंबर लिख सकते हैं, बाकी किसी क्रिएटिव भी आप बना सकते हैं। तो इंडेक्स का पेज आपको बनाना होता है ना। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। अब देखिए टॉपिक जो है वो सिलेक्शन का जो पार्ट है उसके लिए मैंने सेपरेट एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सीबीएसई के जो है वो भी डिस्कस करें। इसके अलावा देखो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो आप 2 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक जो टॉपिक होता है वो आप सिलेबस बेस, और हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बच्चों को ये बोलते हैं कि आप सिलेबस से बेस आप अपना प्रोजेक्ट लीजिए, बिकॉज उसके डबल बेनिफिट है। एक आपका प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहा है 20 मार्क्स का, और एक आपका चैप्टर भी तैयार हो रहा है। तो कोशिश यही करिए कि, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत सारे आईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 12th में बहुत सारे टॉपिक हैं, मैक्रो में भी है, 11th में भी अगर आप जाओ तो माइक्रो में, स्टैटिस्टिक्स में, आराम से आप अपने सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक ले सकते हैं। इसके अलावा जो करंट इश्यूज़ हैं, जो गवर्नमेंट की करंट पॉलिसीज़ है, जो करंट इकोनॉमिक हैपनिंग्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जैसे इस बच्चे ने जो टॉपिक लिया है वो लिया है विकसित भारत। तो ये एक तरीके से हमारे इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो गवर्नमेंट का जो एजेंडा है, जो एक अप्रोच है, उसको कवर करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आप कोई भी एक करंट इश्यूज़ या कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या कोई भी इकोनॉमिक हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ले सकते हैं। तो एक तो करंट जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चल रहा है वो ले सकते हैं, एक सिलेबस से बेस्ड। तो 2 तरीके से आप ब्रॉडली टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिलेबस बेस्ड टॉपिक लिया है तो फिर इंट्रोडक्शन आपको अपनी बुक से ही, चैप्टर से लिखना है सारा। और अगर आपने करंट टॉपिक लिया है तो फिर आपको जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में भी मैंने एक पूरा वीडियो किया है कि डेटा, जब आप सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट, उसमें क्या क्या इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, उसका आप प्ले लिस्ट में जाके एक वीडियो है वो आप देख लेना कि कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से जाके आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मेनली जो हमारे वेबसाइट्स होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डब्ल्यूटीओ, आरबीआई, जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होती हैं, जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो इन सब पे आप जाके कर सकते हैं। तब इन्होंने इंट्रोडक्शन लिया है, वो करंट
टॉपिक लिया है, तो ये सारा जो इंट्रोडक्शन उन्होंने लिखा है वो सब कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट से और जो ऑथेंटिक सोर्सेज है, सेकेंडरी सोर्सेज वहाँ से ले लिया। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये सारा टॉपिक के बारे में लिख देंगे, पर इंट्रोडक्शन में आप ध्यान रखना कितने पेज करने। इंट्रोडक्शन को हमेशा हमें फ्लेक्सिबल रखना है, बिकॉज सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमारे को जो प्रोजेक्ट है वो मिनिमम 30 मैक्सिमम 40 पेजेस में तैयार करना होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोडक्शन को आप फ्लेक्सिबल रखिए। अगर आपके नंबर ऑफ पेजेस कम हो रहे तो इंट्रोडक्शन यू कैन इंक्रीज, अदरवाइज यू कैन डिक्रीज। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन को फ्लेक्सिबल रखना है और आप मिनिमम 5 to 6 पेज तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे पूरा, और कैसे लिखेंगे मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारे इंट्रोडक्शन के पेजेस चल रहे हैं विकसित भारत को लेके। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आ गया रिसर्च मैथोलॉजी, विच इज 6 मार्क्स आउट ऑफ 12 ऑफ प्रोजेक्ट फाइल। टोटल प्रोजेक्ट फाइल जो है वो 12 मार्क्स की है, उसमें से 6 मार्क्स जो है वो केस स्टडी और रिसर्च मैथोलॉजी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्ट में। और केस स्टडी जो होती है, देखो दो तरीके से प्रोजेक्ट बनता है रिसर्च मैथोलॉजी, एक केस स्टडी और एक सर्वे। सर्वे क्या होता है, जो सर्वे होता है वो प्राइमरी डेटा पे बेस्ड होता है, और जो केस स्टडी होती है वो सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड होती है। तो सेकेंडरी डेटा के लिए आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन, और उसको आपको प्रेजेंट करना है। तो जब आप केस स्टडी में भी फिर दो पार्ट करेंगे हम। एक केस स्टडी हम लिखेंगे इन पैराग्राफ्स में, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लेके, हम जो भी पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है इन ऑथेंटिक सोर्सेज से, उसको हम डिफरेंट पैराग्राफ्स में से देखो लिख देंगे। पैराग्राफ्स में बिना हेडिंग के लिखिए आप, इन्होंने इसमें हेडिंग्स दी है, आप बिना हेडिंग के पैराग्राफ्स में केस स्टडी को लिख दीजिए। ठीक है, तो कम से कम मिनिमम 4 पेजेस आप केस स्टडी के लिखेंगे। और उसके बाद आता है इकोनॉमिक एनालिसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनालिसिस करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे विकसित भारत है, तो विकसित भारत में इकोनॉमिक एनालिसिस क्या हो सकता है, वैसे आप अपने टॉपिक से रिलेटेड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि ये हमारी कंट्री को, हमारी सोसाइटी को, हमारे इंडिविजुअल को इकोनॉमिकली कैसे इंपैक्ट करेगा, इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। तो वो सारा हमें इसमें इकोनॉमिक एनालिसिस, और इकोनॉमिक एनालिसिस एंड केस स्टडी में कोई डिफरेंस नहीं होता, बोथ आर द सेम। बस फ़र्क इतना सा है कि जो केस स्टडी है वो अनऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज है, और जो इकोनॉमिक एनालिसिस है वो आपने उसको प्रॉपर जो है ऑर्गेनाइज कर दिया विथ यूज़ ऑफ इकोनॉमिक्स टूल्स को आपने यूज़ कर लिया, डायग्राम्स, टेबल्स, और उसको उस तरीके से आपने कर दिया। तो देखिए यहाँ से सबसे पहला इन्होंने जो पॉइंट लिया है इकोनॉमिक एनालिसिस, वो है पर कैपिटा इनकम। तो विकसित भारत में ये देखना है कि पर कैपिटा इनकम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, कितनी बढ़ेगी, क्या होगा, कैसे विकसित भारत बनाने के लिए पर कैपिटा इनकम को कितना इंक्रीज़ करना चाहिए। तो ये सारा इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है कि 2022 में जो है वो 18%, 47 में 18%, इस तरीके से ये सारा डेटा इन्होंने देखा। 80 में 6% था, तो ये डेटा इन्होंने देखा कि एक्सपेक्टेड जो राइज है वो कितना होगा। और यहाँ देखिए इंडिया अदर कंट्रीज़ का कंपेरिजन कर दिया पर कैपिटा इनकम का, इसके अलावा इनकम। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें जो है वो आप डिफरेंट डेटा सोर्सेज के अलग अलग तरीके से आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो पर कैपिटा का डेफिनेशन बता दिया, फिर टेबल बना दी, डेटा इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया। तो इस तरीके से एक ही पेज पे आपको क्या करना है, जो भी आप पॉइंट का एनालिसिस कर रहे हैं उसकी डिटेल लिख दो, उसका अगर डेटा दे रखा तो टेबल बना दो, उसको कोई डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, बार पाई एनी डायग्राम, एंड देन उसका लास्ट में आप इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब एक दूसरा कंक्लूजन भी लिखें। तो इस तरीके से एक टॉपिक को एक पेज पे पूरा आपको कवर करना है। सेकंड टॉपिक आ गया जैसे लो आ गया इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स। तो इसके अंदर क्या हो गया कि इसमें रैंकिंग का एनुअल एशियन पावर इंडेक्स, इसके अंदर बेसिकली जो टॉपिक लिया है इनके बारे में डिफरेंट रिपोर्ट्स के बारे में बता रखा है कि जो इसके बारे में जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। तो यहाँ देखिए ये सारा इसका डेटा ले लिया इन्होंने इधर कंट्रीज़ और सब के बारे में, और इधर जो है पूरा इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया। तो वो सारा डेटा बता दिया कि हमारी अभी प्रेजेंट में जो रिपोर्ट है एक्चुअली हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती है उसके बारे में पूरा डेटा इस तरीके से, और लास्ट में उसको एनालिसिस कर दिया, टेबल बना दी, साथ में डायग्राम बना दिया लास्ट में। तो एक पॉइंट को आपको इसी तरीके से कवर करना है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ एनालिसिस होगा उसमें आप डिटेल पहले लिख दो, फिर उसका डेटा है तो टेबल बना दो, डायग्राम, उसका एक कंक्लूजन लिख दिया। तो इस तरीके से आप कर लोगे ना। उसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्या हमारा एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, विकसित भारत में इसको किस लेवल पे लेके जाना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बता रखी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इंडिया में क्या है, बाकी कंट्रीज़ में क्या है, एम्प्लॉयमेबिलिटी जो है वो इंडिया में क्या है, बाकी कंट्रीज़ में क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग। तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें इन्होंने अलग अलग तरीके से पूरा अलग पॉइंट्स पे इसको एनालिसिस कर दिया। तो इस तरीके से आपको एक पॉइंट लेके उसको वही फॉर्मेट सेम रखना है और उस हिसाब से पेज तैयार कर देंगे। देन उसके बाद में आ गया
अर्बनाइजेशन एंड डिजिटल, ये भी विकसित भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से एक पॉइंट है, मतलब कुल मिला के जो भी पॉइंट लिए जा रहे हैं वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेना है और उनका एनालिसिस करना है। एनालिसिस का फॉर्मेट सेम है कि उस टॉपिक को ले लिया, उसकी डिटेल लिख दी, उसका कोई डेटा है तो डेटा आपने टेबल बना दी, डायग्राम बना दिया और उसका एनालिसिस कर दिया। इस तरीके से आपको सारा करना है। देन उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विकसित भारत। तो इस तरीके से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी पॉइंट लेने हैं, उनका एनालिसिस करना है। अगेन उसके बारे में डेटा ले लिया, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ सब कुछ एनालिसिस कर दिया। ये सारी चीज़ें आपको एक साथ एक ही पेज पे सब कुछ दिखाना है। देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में, आप देख रहे हो सारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को लेने हैं और उनकी भी बारे में सारा बता दिया कि किस लेवल पे हमारा अभी प्रेजेंट में है और फ्यूचर में क्या होगा, है ना, पास्ट में क्या था, वो सारा इसमें एनालिसिस करके बता दिया। देन उसके बाद अब आता है, ये पूरा इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया। अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब जो भी केस स्टडी का कंक्लूजन होता है, बेसिकली जो भी आपने केस स्टडी का एनालिसिस किया, उनका सबका आपने शॉर्ट इंटरप्रिटेशन तो लिखा ही है हर पेज पे, हर पॉइंट का। अब यहाँ आप क्या करेंगे, पूरा एक पेज बनाएंगे जिसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स में पूरे प्रोजेक्ट जो केस स्टडी है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारे आप यहाँ कंक्लूजन में लिख देंगे, डिफरेंट पॉइंट्स में या पैराग्राफ्स में, जो भी आप लिखना चाहिए। तो कंक्लूजन का मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर केस स्टडी, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारे आप यहाँ लिख देंगे जिनको आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो इन्होंने 2 पेज बना दिए। वैसे एक ही पेज रिकमेंडेड है कि आप 1 पेज पे ही डिफरेंट पॉइंट्स में लिख दो, हालांकि इन्होंने 2 पेज कवर कर दिए इसके। देन उसके बाद ओनली 3 पेजेस कवर कर दिए, हालांकि आपको एक ही पेज में करना है, इतना बड़ा इंक्रीज नहीं करना आपको। देन उसके बाद में रिकमेंडेशन मतलब सजेशंस। तो जब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, आप कोई टॉपिक ले रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका केस स्टडी डेवलप कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, सो फाइनली एज इकोनॉमिक स्टूडेंट आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप उसके बारे में सजेशन, एज इकोनॉमिक स्टूडेंट व्हाट इज योर सजेशन फॉर द बेटरमेंट, फॉर द इनोवेटिव क्रिएटिव सजेशंस क्या हो सकते हैं, वो सारे रिकमेंड। तो रिकमेंडेशन इज टोटली योर ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, आपके सजेशंस होते हैं विद ए लॉजिकल रीजनिंग। आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं, बस उसको लॉजिकली आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। इस तरीके से ये भी आपको डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर देखिए एक पेज आप बना सकते हैं, ये कंप्लीटली आपका सजेशंस होते हैं। देन बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी हमारे को ज़रूरत केस स्टडी प्रोजेक्ट में ज़्यादा पड़ती है, बिकॉज केस स्टडी जो होता है वो टोटली बेस्ड ऑन आपको पता है कि केस स्टडी का जो प्रोजेक्ट होता है वो सारा का सारा सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा पे होता है। इसलिए यहाँ जो बिब्लियोग्राफी है जिसमें सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे आप पता लगता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो कौन कौन से सोर्सेज से लिए, तो उससे आपके प्रोजेक्ट की जो ऑथेंटिसिटी है, जो रिलायबिलिटी है, वो सब कुछ इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इसको प्रॉपर तरीके से। ये फाइनली आपके सामने बच्चों पूरा प्रोजेक्ट हमने डिस्कस कर लिया। ये एक सैम्पल प्रोजेक्ट हम विद ऐसे एक जो टॉपिक के साथ हमने डिस्कस कर लिया एज़ पर द सीबीएसई गाइडलाइंस। आप इस प्रोजेक्ट को पूरा वीडियो देखने के बाद आप किसी भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्टली आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो डेफ़िनेटली उस टॉपिक पे हम जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आएँगे। तो इस तरीके से आप अपने डाउट्स के बारे में, कोई केस स्टडी का डाउट आ रहा है, एनी काइंड ऑफ डाउट, यू यू कैन इंटरेक्ट विद अस बाय चैट के थ्रू, कमेंट बॉक्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारे से कर सकते हैं। आपको ये सारे जो प्रोजेक्ट इनकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसके लिए हमारा ऐप है, वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ग्रोथ रेट एंड इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स। वहाँ से एक पीडीएफ पूरी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये सारा होगा। अब लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको वाइबा टिप्स भी बताएंगे। तो बच्चे देखिए, जो सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो वाइबा होता है वो टोटली बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट फाइल। तो इसका मतलब आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं कि यार वाइवा में क्या आएगा। वाइवा में वही पूछा जाएगा जो आपने प्रोजेक्ट में किया। इसका मतलब प्रोजेक्ट आप खुद करिए, प्रॉपर उसको थोरोली पढ़िए, उसको वही चीज़ आप इंक्लूड करिए प्रोजेक्ट में जो आपको समझ में आ रहा है एंड यू एबल टू एक्सप्लेन।
अदरवाइज़ ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे क्या करते हैं प्रोजेक्ट में डाल लेते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दिस टॉपिक या व्हाट इज़ दिस, तो फिर वो गलत इंप्रेशन हो जाता है कि आपने इन्फॉर्मेशन लिखी, आपने इसको इंक्लूड किया एंड यू कांट एबल। तो ऐसा नहीं करना आपको, आपको वही सब कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है जिसको आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, उसका डेटा आपको सब तैयार हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स यही है बच्चे कि आपको प्रोजेक्ट का वाइवा जो हमारा 8 मार्क्स का होता है, वो अगर अच्छा करना है तो आपका प्रोजेक्ट में जो भी कुछ आपने लिखा है, जो भी कुछ आपने इंक्लूड किया है, यू मस्ट एबल टू एक्सप्लेन विदाउट एनी हेजिटेशन। वही आपका इंप्रेशन होता है। और अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर मान लो सपोज़ देखो, सबको सब कुछ नहीं आता, इवन टीचर्स को भी नहीं पता होता टी बच्चों, तो अगर आपको मान लो कुछ क्वेश्चन पूछा गया और आपसे नहीं आया, तो उसमें फिर आपको अपना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आप यू कैन आस्क फॉर द अनदर क्वेश्चन, यू कैन से सॉरी एंड यू कैन आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच होती है एंड आपको अपने आप को नर्वस नहीं करना है, बिकॉज़ सब क्वेश्चन के सबके पास आंसर नहीं होते, ये बात हमें पता होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए तो आपका वाइवा गलत हो गया। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, और इससे पता लगना चाहिए कि आपने जो काम किया है इससे ओरिजिनल है, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है। बस एग्ज़ामिनर एक ही चीज़ चेक करता है कि ये क्या आपने खुद ने थोरोली किया है, इसमें आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना आप इसको लेके कॉन्फिडेंस। इट्स ऑल अबाउट इन वाइवा। तो वाइवा को लेके ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको प्रॉपर मॉक वाइवाज़ एंड प्रॉपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और इनके बारे में अगर आपको देखना है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जाके वो भी पूरी देख सकते हैं। इसमें मैंने मॉक वाइवाज़ भी डाल रखे हैं। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैंने डिस्कस कर रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर रियली आपको ये प्रोजेक्ट का जो वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प होनी चाहिए। बिकॉज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि एग्ज़ैक्टली प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, तो उनको भी बेनिफिट होगा, मेरे को भी बेनिफिट होगा और आपको भी अच्छा लगेगा बिकॉज़ आपने किसी की हेल्प करी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।